नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 100 डेज़ के आसपास हमारे पास समय है। यानी 100 दिन के अंदर हम किस प्रकार तैयारी हम करते हैं कि हमारी ईज़िली प्रीलिम्स निकल जाए, कोई उसमें बाधा नहीं आए और आपके सिलेक्शन का फिर पूरे चांसेस इसमें बन जाए। तो इसमें बात करेंगे एक अच्छी रणनीति की, जिसमें आप किस प्रकार अपने अध्ययन को जारी रख सकते हो, बहुत अच्छे कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ये है कि मुझे जब यूपीएससी हिंदी मीडियम में 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का अनुभव है, तो क्यों नहीं मैं अपने साथियों को, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी हेल्प कर पाऊँ यहाँ पे। तो अच्छे लेसन यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा परिचय सिंपल सा कि मैंने 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। 3 बार मुझे हिंदी मीडियम से ही इंटरव्यू फेस करने का अनुभव है। ऐसे राइटिंग में मेरे 157 स्कोर है, इथिक्स में 126 है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी मेरे 122 तक स्कोर आया है। बाकी एवरेज है कि मेरे 105 या 10 आए। ज़्यादा ये नहीं कि मेरा 150 140 स्कोर मेरा ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप 150 कैसे ला सकते हो। मेरा दोस्तों ऐसा अनुभव नहीं है। एक बार मुझे भाग्य से या सौभाग्य से 122 नंबर 2016 में प्रीलिम्स में मिले। उस साल पेपर बहुत ईजी था, करंट अफेयर उसमें ज़्यादा था, तो उस साल कट ऑफ भी ज़्यादा रही थी, तो मुझे 122 या 125 मार्क्स मिले। और नॉर्मल ये रहता है कि जैसे 2018 में मेरा स्कोर 106 या 105 है, 2019 में मेरा 100 स्कोर 101 है। तो मेरी तैयारी ये रहती है कि हमेशा मैं मेंस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था, इसलिए प्रीलिम्स में उतनी ही तैयारी करता था जितना मुझे आवश्यक था कि हाँ, मेरा प्रीलिम्स सेफली निकल जाएगा। जैसा मेरा अनुभव है कि लास्ट जो 4 मेरे प्रीलिम्स है वो इजीली मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो मैं भी आपको वही रणनीति बताऊंगा कि आपका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको वो रणनीति की गारंटी नहीं दूंगा कि आपको 150 नंबर आ जाएंगे, 140 नंबर, 135 वो आ जाएंगे। ऐसा दोस्तों मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, यही मेरी सच्चाई है। तो यदि आप लोग 2022 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, मैंने फ्री में ऐसे राइटिंग के अच्छे लेसन बना दिए। आप वो देखना प्लेलिस्ट में जाकर, या इस लेसन के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी। इथिक्स के मैं अच्छे लेसन बना चुका हूँ, 15 लेसन लगभग बन चुके हैं, वहाँ पे आपको देखना। ये चीज़ें ऐसी है दोस्तों, आप कहीं बैठे हो, गांव में बैठे हो, कहीं आपके पास कोचिंग के संसाधन नहीं है, तो आपको फ्री के अंदर 2022 की जो तैयारी है आपकी, उसके अंदर अधिकांश नोट्स आपको यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप सर्च करना चाहते हो टेलीग्राम में, तो यूपीएससी स्टडी विद धर्मेंद्र जाकर टेलीग्राम चैनल है। उसके अंदर जो मैं हिंदी में माध्यम में जो नोट्स बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पर, जो अभी नोट्स बना रहा हूँ इथिक्स के, ऐसे के, वहाँ पे मैंने सेंड कर दिए। बाकी जैसे 1 2 3 पेपर, जीएस के पेपर आगे आने वाले समय में उसको भी वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो आने वाले समय में जैसे 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मेनली ये फ़ायदा हो सकता है। 2022 या 23 को मेरे लेसन से यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्री में आप सीख सकते हो। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स 100 डेज, यानी 100 दिन के अंदर हम कैसी रणनीति अपनाएं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो चैनल पसंद आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लेसन लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी लगातार मोटिवेशन मिले कि हिंदी माध्यम को किस प्रकार मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले रणनीति पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने मतलब अच्छे से अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को ठीक ठाक एक बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, मेरी ये उम्मीद है, करता हूँ कि आप लोगों ने एक बार कम से कम पढ़ लिया होगा अपना सिलेबस। लेकिन जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा अभी, जैसे आप किसी कारणवश अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर अभी तैयारी कर रहे थे कि मार्च तक आपका टारगेट था कि आपको मार्च तक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट या जीएस मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह करनी थी, उसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स का एक बार ठीक ठाक आपका हो गया है। ठीक है, तो ये रणनीति उन लोगों के लिए है जिनका एक बार भी नहीं हुआ है, या उनका एक बार सिलेबस हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो अभी जैसे मेरी रणनीति क्या रहती है, जैसे इन दिनों में मैं किस प्रकार प्रीलिम्स को लेकर तैयार करता था कि जैसे मेरे पास 90 दिन बचे हैं, या 2 महीने बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, या 100 डेज मेरे पास बचे हैं, तो मैं किस प्रकार अपने आप का जो टेम्परामेंट है या टाइम टेबल जो मेरा होता था, किस प्रकार पढ़ता था। तो दोस्तों इस समय मैं अपना बोलूँ तो इस समय मेरी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा गति मिलती थी। यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 8+ आवर डेली बेसिस पर निकालता था मैं, कि 8 घंटे मतलब निकल सकते हैं। जो जॉब में उनको 6 घंटे मिलते हैं, कोई बात नहीं, निकल सकती है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, रणनीति की होती है। यदि आपकी रणनीति सही है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी लकड़हारे वाली, कि कुछ लकड़हारे क्या कर रहे थे, लकड़ी लगातार काटते जा रहे थे, काटते जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक लकड़हारा ऐसा था कि जो सबसे पहले अपनी जो कुल्हाड़ी है ना उसको पैना करता है, और उसके बाद में लकड़ी काटता है। तो वो एक लकड़हारा उन लोगों से ज़्यादा लकड़ी काटता है जो कि अपनी रणनीति बना के काम करता है। आप इस बात को, कहानी को अपनी पढ़ाई के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम रणनीति रणनीति हमारी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, उसके बाद भी आपका प्री नहीं होता। उसका कारण क्या होता है, आपको रणनीति मालूम नहीं थी पेपर की, कैसे सोल्व करते हैं पेपर को। पेपर में आपका माइंड सेट कैसा था, आपके अंदर भय था, या आप चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहे थे, ऐसी चीज़ें भी इसमें होती है। तो इन चीज़ों को हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे किस प्रकार आपकी अभी 100 दिनों के लिए रणनीति हो सकती है। जैसे पॉलिटी की बात करें,
एक ही बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई डीडी बसु पढ़नी है, नहीं कोई अब इसमें एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है। सिंपल सी बात यह है कि आप जैसे अब पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को यदि मैं थोड़ा मतलब लेके चलूँ कि मुझे डेली 8 घंटे मेरे पास है, जिनमें करंट अफेयर भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो कुल मिलाकर हम डेली बेसिस पे 2-4 घंटे इसके लिए निकालते हैं। तो लक्ष्मीकांत मतलब ये हो सकती है 10-12 दिनों में, 15 दिनों तक आराम से आप कवर कर सकते हो। अभी आप ऐसे कवर कर सकते हो लक्ष्मीकांत को, जैसे सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लक्ष्मीकांत आपने मेरे हिसाब से कर लिया होगा ऐसा कि प्रीवियस ईयर के आपने पेपर देखे यूपीएससी में कि पॉलिटिक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया लग गया कि लक्ष्मीकांत पढ़ते समय आपको माइंड सेट क्या रखना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी को लेकर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका माइंड सेट उस तरह होना चाहिए। क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिए तो आप पढ़ना कैसे हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी निपटा लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर दोबारा करना, 10-15 साल के, 15-20 साल के जो पेपर होते हैं आप करोगे ना एक बार, तो आपको ये लग जाएगा कि आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को जब गलत करोगे ना, तो एक एक आप में लर्निंग प्रोसेस आएगा आपके माइंड में कि आपने पढ़ा अच्छा है, आपने ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके गलत क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका अप्रोच सही नहीं थी, या सोचने की क्षमता अलग तरीके से थी आपकी। तो जब गलतियां करोगे ना सीख जाओगे, गारंटी है मेरी। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करोगे तो इजीली ये आएगा कि लास्ट तक जाते जाते आपकी एक्यूरेसी होगी क्या होगी, 80-90-100% के आसपास होगी, ठीक है। आपका लक्ष्मीकांत हो गया, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी यूपीएससी के निकाल लिए, पहला काम ये हो गया आपका। अब आपको टेस्ट सीरीज करनी है, भाई कौन सी करनी है, ठीक है। जो मेरा अनुभव में करता था कि मैं मार्केट में जाता था या टेलीग्राम चैनल से कहीं से मुझे फ्री में कोई टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की मिल जाए, 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया यहाँ पे। मेरा ये अनुभव या दोस्तों से मैंने ले ली है, जिन दोस्तों ने जिनके पास टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी जिस कोचिंग की, ठीक है, उनसे मैंने हेल्प ली, यार आपके टेस्ट मुझे भी दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ घर पे बैठ के, और मैं अपना मिला लूँगा कि कैसे मुझे करना है। उनका मॉडल आंसर भी होता है टेस्ट सीरीज का। तो आप मार्केट से लाइए या मतलब या दोस्तों से ले लीजिए। मेरा अनुभव है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया है, ठीक है। मैं जानता हूँ, विशेष तौर पे मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मध्यम वर्ग किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हमारे पास संसाधनों की एक कमी रहती है हमेशा, ठीक है। तो जो फ्री रिसोर्सेज है उन्हीं को हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्या करता हूँ, जैसे मेरा लक्ष्मीकांत पूरा हो गया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे विजन आई इसके 5 टेस्ट मार्केट में है, या दोस्तों से कहीं से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 टेस्ट लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के लगे हुए हैं, ठीक है। मैं उन 5 पेपर को उठाऊंगा, अब देने की कोशिश करूंगा टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने पहला टेस्ट दिया अपना, तो मैं एक चीज़ में टेस्ट अटेम्प्ट लेने में ये ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं आपको। यहाँ पे संकुचित रवैया नहीं अपनाना है कि मुझे 60 ही लेने हैं, 70 ही लेने हैं। दोस्तों मेरा ये अनुभव है कि मैं हमेशा 85+ ही अटेम्प्ट लेता हूँ। वो दोस्त मेरे जो 60-70 लेते हैं उनका प्रीलिम्स कम ही होते देखा है मैंने। तो मेरा अनुभव है कि मैं 85+ लेता हूँ, कभी 90 तक भी जाता हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड है जो 100 लेते हैं, और हमेशा उनका प्रीलिम्स सेफ ही रहता है। तो आप ध्यान रखना इस बात चीज़ का, अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओगे ना। जैसे ये एक एवरेज लेते हैं चलो कि 85+ हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है, ये तो मान के चलना। आप टेस्ट सीरीज में आप क्या करते हो, टेस्ट सीरीज में कोशिश ये करो कि थोड़ा सा 90 ले लो। अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, जैसे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए आपने, इनमें से आपके 60 सही हो गए, 30 गलत हो गए, 10 आपने छोड़ दिए, तो 60 तो आपके सही है। तो उनको ये चेक करना है, 2 घंटे टेस्ट दिए, 2 घंटे बाद में आपको अपना एनालिसिस करना है टेस्ट के आंसर्स के साथ में, कि आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो क्यों सही किए हैं, कि आपने ऐसा पढ़ा, आपका माइंड ऐसा काम कर रहा था, तो वो चीज़ें आपकी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। जैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे आपने सही किया, तो वहाँ पे सही से उनको देख लिया कैसे सही किया, तो वो क्वेश्चन सही होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन बचे, जिनमें 30 क्वेश्चन आपके गलत हैं और 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं लिए। ये 40 क्वेश्चन को आप क्या करना, अपनी डायरी में नोट करना कि ये 30 क्वेश्चन आपने गलत क्यों किया, आपने पढ़ा भी ऐसा था, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू एडिशन की कमी थी, ठीक है। कोई करंट अफेयर को जोड़ के उसमें पॉलिटी को जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया, वो आपका सही नहीं था। तो एक डायरी नोट करना कि जैसे पहला क्वेश्चन, पहला टेस्ट आपने दिया, उस डायरी के 30-40 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, जो उस डायरी में उनका थोड़ा थोड़ा आंसर ऐड कर लेना, कुछ करंट अफेयर का उसमें जोड़ा हुआ है वो ऐड कर लेना। इस प्रकार क्या होगा, जैसे लक्ष्मीकांत के आपने विजन आइज के 5 टेस्ट दे दिए, ठीक है। तो पहले टेस्ट में आपका स्कोर सपोज करो कितना है, आपका 60 आता है या 50 आता है, 40 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे विजन या इनसाइट की देता हूँ, तो मेरा स्कोर कितना आता है, एवरेज निकालें तो 70-80-90 तक जाता है। मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ 150 आता है या 120 आता है, 130 आता है, कभी नहीं आता दोस्तों, कभी नहीं आता। यहाँ पे तो मुझे दुविधा होती है कि यार मेरा स्कोर 80 आ रहा है तो मैं प्रीलिम्स पास कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक अनुभव है कि हर बार मेरे यहाँ पे 80-90 आ रहा है, तो यूपीसी में मेरा 100+ आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आपका 20 स्कोर प्रीलिम्स में वहाँ पे ज़्यादा होगा यूपीसी प्रीलिम्स में, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में क्या होता है, थोड़ा सा इनसे अप्रोच अच्छी होती है, टेस्ट की बजाय अप्रोच अच्छी होती है। ये टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, थोड़ी बाल की खाल निकालते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट इधर उधर करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। जबकि यूपीसी में क्या होता है, यूपीसी में एक परफेक्ट लॉजिकल वे में एक आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे सही होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और याद रखना, एक एलिमिनेशन पद्धति जरूर अपनाना, कि जैसे आपको 50-50% पता है, या आपको मानो कि 3 स्टेटमेंट नहीं पता है, एक स्टेटमेंट पता है, तो वहाँ पे एलिमिनेशन पद्धति अपनाना। सबसे बड़ा ये होता है कि आप डरते हो कि मैं ट्रिक कैसे अपनाऊँ। ये ट्रिक दोस्तों काम करती है, ठीक है। ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है कि आप यदि
जो ऑप्शन आते हैं उनको एलिमिनेट करते हो, अलग अलग ऑप्शन हटाते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बिल्कुल ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ऐसे 5-10 क्वेश्चन आएंगे जिनको बिल्कुल पता नहीं है, उनको छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, आपको लगता है कि इसमें मैं 50-50 कर सकता हूँ, या एक कम से कम एक ऑप्शन में हटा सकता हूँ यहाँ से, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। उसमें सही होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है हमेशा ही, क्योंकि आपका माइंड पढ़ा हुआ है। आपका माइंड जो भी सोच रहा है, जो भी कर रहा है, वो सही करता है। अपने आप पर विश्वास करना, ये चीज़ को ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन हम 90 तक अटेम्प्ट ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, श्योरिटी वाले क्वेश्चन कितने होते हैं, 40 होते हैं। 40 में प्रीलिम्स नहीं निकलता दोस्तों, किसी का नहीं निकलता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने, ये मेरी अपनी रणनीति है 4 बार पास प्रीलिम्स पास करने की, वो आपको लोगों के साथ बता रहा हूँ। थोड़ा डरना मत, थोड़ा साहसी बनना है, बहादुर बनना है। बहादुर बनने का अपना एक अलग मेथड होता है कि 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट आप लेना होगा आपको, या हो सकते हैं आपके जो लोग बहादुर होते हैं ना, जो लोग डरते नहीं है, या जिनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, याद रखना वो उन लोगों से 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही करेंगे जो कि थोड़ा डरते हैं, या घबराहट रहती है, या थोड़ा सा अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है। ठीक है, ये रणनीति काम करती है। आप ये कर सकते हो कि आपने पॉलिटी पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा, अपने प्रीवियस ईयर के सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर निकालें। उसके बाद में आपके पास 2-4 टेस्ट किसके थे, विजन के कर लिया आपने। ठीक है, एक बार आपका हो गया। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको यही 4-5 टेस्ट किसके देने हैं, किसके इनसाइड के देने, यहाँ नहीं बोलूँगा। वो कहाँ देने हैं, जब हम दोबारा पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, जैसे 1-1.5 महीने बाद में। जैसे जैसे आपका 45-50 दिन में एक बार लगभग प्रीलिम्स का कोर्स हो जाएगा, फिर दोबारा जब रिविजन करेंगे ना, तब ये करना है आपको कि पॉलिटी पढ़ के क्या करना है, इनसाइड के टेस्ट देने हैं। फिर 3-4 टेस्ट आपने इनसाइड के दे लिए। इस प्रकार आपके पॉलिटी के कितने टेस्ट हो गए, पॉलिटी के आपके लगभग 10 टेस्ट हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पूरे टेस्ट हो जाएंगे। और जो आपने डायरी नोट की है, जो आपकी गलतियों की डायरी है पॉलिटी की, उसके 10-20 पेज हो जाएंगे। तो आपके पास एक रिसोर्सेज हो गया बहुत शानदार, कि आपकी गलतियों की जो एक रिसोर्सेज आपने डायरी में नोट किया है वो हो जाएगा, और आपके पास पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मेरी गारंटी है, आप रियल एग्जाम में ऐसा करके जाते हो, मानो पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आए, तो पॉलिटी का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपने ऐसा कर लिया। ठीक है, यही करना है। जैसे पॉलिटी का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो अभी भी समय है कि आपको लगता है कि 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ सकते हैं, टाइम अच्छा है। क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी को पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे या 2 दिन लगेंगे। बहुत छोटी है, जैसे छठी वाली एनसीईआरटी 2 घंटे में हो गई। पूरी पूरी नहीं पढ़नी, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि छठी सातवीं आठवीं वाली एनसीईआरटी वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन है। जो साइड में बॉक्स बना हुआ है, कोई डायग्राम बना हुआ है, मैप बना हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है प्रीलिम्स के लिए। ये लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपको, ढंग से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ध्यान रखना, मैपिंग करनी है, कोई ऑक्सफोर्ड का या कोई एटलस हो आपके पास, उससे मैपिंग करनी है। 11th की 2 एनसीईआरटी बेसिकली बहुत ही थोरली आपको अच्छे से कर लेनी है। और एक एनसीईआरटी 12th क्लास की है जो कि इंडियन ज्योग्राफी है, उसको भी देखना है, क्योंकि उसमें खनिज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, नदियों वाले संसाधनों के क्वेश्चन होते हैं। एक मानव भूगोल, उसको स्किप कर देना, छोड़ देना, इससे में कुछ नहीं करना। और क्या कर सकते हो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में जो बच्चे न्यू एस्पिरेंट है, जिनको ज्योग्राफी का ऑर्डर लगता है, तो आप मुन्नाल के जो यूट्यूब पर ज्योग्राफी की वीडियो है वो देख लेना, बहुत अच्छे वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है। इनसे क्या होगा, आपका वैलिडेशन हो जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्या कराएगी, ये मैपिंग कराएगी। इसके अलावा थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई आपको यूट्यूब पर कोई फ्री में मैपिंग, करंट मैपिंग पढ़ा रहा है कि इस समय जो भी घटनाएं घटी है, कहीं कोई ज्वालामुखी फूटी है, कोई बाढ़ की समस्या है, कोई चक्रवात की समस्या कहीं आई है, या कोई जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को लेकर हॉटस्पॉट की कोई चर्चा में रहा है, कोई और एक्टिविटी चर्चा में रही, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जानते हो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। मेनली मेरा ये प्रयास होता है कि ज्योग्राफी के लिए प्रीलिम्स में मैं क्या करता हूँ, मैपिंग को ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कि आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो मैपिंग के ज़्यादा आएंगे। कोई नदियों वाला चर्चा में रहा है, कोई मेकांग नदी वगैरह ये चर्चा में रही है, सिंधु नदी चर्चा में रही है, लद्दाख की साइट्स वगैरह काफ़ी चर्चा में रही है इस साल, चाइना को लेकर ना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ज़्यादातर मैपिंग पे होना चाहिए। और यहाँ से रिसोर्सेज अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों, अब जो आपकी बड़ी वाली बुक्स है, सविंदर सिंह है, माजिद हुसैन है, खुल्लर है, दोस्तों कभी भी मत पढ़ना। ये मेरा एक सजेशन होगा। ठीक है, आगे क्या है, जैसे स्पेक्ट्रम की बात करें, तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री के अंदर आपको, यदि आपको अभी भी पढ़ना है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप जो न्यू एनसीईआरटी है 6, 7, 8 एक दिन की एनसीईआरटी, एक दिन के अंदर निपटा सकते हो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी। इसमें क्या नया थोड़ा एस्पेक्ट है। और यहाँ से दोस्तों आप देखना, जो कि बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ जैसे चैप्टर एंड होता है, वहाँ पर कोई डायग्राम बना हुआ है, कोई व्यक्ति का चित्र है, या कोई कोई भी कुछ दिखा रखा है एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है। वहाँ से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे क्वेश्चन एक बंजारा वाला आया था ना, बंजारा कौन लोग है, क्या करते हैं। एक जो पानी की सिंचाई वाला, एक क्या बोलते हैं वो, अर्गट या कुछ ऐसा था, वो क्वेश्चन ऐसे आए हैं। लास्ट ईयर भी कुछ, मतलब जैसे कोई
विदेशी यात्री भारत में आए। तो ये न्यू एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन है। वैसे आशा करता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी रही होगी कि आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी होगी, लेकिन फिर भी आप दोस्तों आपको लगता है कि आप देखो, मेरा तो ये मानना है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए 100 डेज काफ़ी होते हैं यदि आपने एक बार ठीक ठाक पढ़ लिया हो। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो तो भी काफ़ी, यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो कि मैं 100 दिन में प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ ऐसी स्ट्रेटेजी अपना के, तो प्रीलिम्स ज़्यादा नहीं पढ़ा तो भी हो सकता है। मेरा ये विश्वास है, ऐसा होता है, सब लोग करते आए हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको डेली बेसिस पर आप चाहिए। ठीक है, अच्छा वाला समय चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई जादू की छड़ी है निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा, सबका नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन ऐसा इतना टफ है कि सबका नहीं निकल सकता, निकलेगा उन्हीं का जो रणनीति बनाते हैं अच्छी वाली। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री में कौन सा रिसोर्सेज हम पढ़ सकते हैं? 6, 7, 8 न्यू एनसीईआरटी हो गई, 12th क्लास की 3 एनसीईआरटी, बीच वाली छोड़ देना, 9, 10, 11 बिल्कुल छोड़ देना, कभी मत पढ़ना। ठीक है, 12th वाली 3 एनसीईआरटी है, वो आप न्यू वाली एनसीईआरटी देख सकते हो। बाकी आधुनिक भारत को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। आधुनिक भारत में क्या करना है? स्पेक्ट्रम पढ़ना है, केवल और केवल स्पेक्ट्रम पढ़ना है। इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी बुक वगैरह फलाना फुचड़ा कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक स्पेक्ट्रम पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? स्पेशली ये पढ़नी है कि प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे फैक्ट आते हैं। ठीक है, मेंस का इतना स्कोप नहीं है कि आप मेंस की स्पेक्ट्रम को लेकर आंसर राइटिंग करोगे, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम आपको ऐसे पढ़ना है। स्पेशली इसमें क्या करना है, जो लास्ट में जो सारणियाँ बनी है ना, खूब सारे डाटा फैक्ट वहाँ पे सारणियाँ दिए हुए हैं, उनको तो आप एक एक लाइन आपको रट्टा मार लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी ये करना है, यही अप्रोच अपनानी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने। ठीक है, उसके बाद में वही मेथड अपनाना है कि विजन की 4-5 टेस्ट है, आपकी स्पेक्ट्रम पूरी हो गई। ठीक है, विजन के 4-5 टेस्ट उठाना, देना, रिवाइज करके देना, जो गलतियाँ हैं उनको वापस डायरी में नोट करना। यही सेम तरीका अप्लाई होगा हर चीज़ पर। फिर क्या होगा, जब रिवाइज करोगे स्पेक्ट्रम को, है ना, फास्टली रिवाइज करोगे, तो फिर इनसाइड के टेस्ट देना। यदि आप में से वो स्टूडेंट जो एकदम कंफर्टेबल है करने में चीज़ें, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे लक्ष्मीकांत आपका पूरा हो गया, तो यहीं यहीं पे दे लो, 5 टेस्ट विजन के दोगे, 5 टेस्ट इनसाइड के यहीं दे लो साथ में। वो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे करना है, रिवीजन करके देना है, कैसे करना है, आपकी मर्जी है। लेकिन टेस्ट 2 सीरीज फॉलो कर सकते हो। हिंदी मीडियम के बोल रहा हूँ कि इनसाइड और विजन से बेस्ट कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ये किया है और मेरे साथी भी ये करते हैं जिनका स्कोर अच्छा रहता है हमेशा। मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका 140 150 भी स्कोर रहा है, तो उनको भी यही करते देखता हूँ कि ऐसा करते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है। इकोनॉमिक्स में इसमें क्या कर सकते हो आप? तो आपको ये करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है एक तो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहो तो एक 12th क्लास की जो ओल्ड मैक्रो एनसीईआरटी आती है, वहाँ से कई बार यूपीसी बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है, तो वो पढ़ सकते हो। न्यू एनसीईआरटी मत पढ़ना। और बाकी इसमें ये है कि मुनाल सर की वीडियो से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुनाल सर के वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपकी मर्जी, आप कहाँ सर्च करते हो। यहाँ कमेंट बॉक्स में ये मत डालना कि सर आपके पास कोई लिंक हो तो भेजना। आप जानते हो ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए मेरे पास वैसे तो है भी लिंक। मैं यदि मुझे पढ़ना हो तो मैं कहीं से सर्च कर लेता, अपने दोस्तों से हेल्प लेता। यदि मुझे कोई चीज़ पढ़नी हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं तो दोस्तों इतना जिद्दी आदमी हूँ कि मैं कहीं से निकाल के ले आता हूँ, अपने दोस्तों से सहायता लेता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, टेलीग्राम पे सर्च करता हूँ। अनअकैडमी पर फ्री वाले लेसन चल रहे हैं। वैसे भी मुनाल सर क्या कर रहे हैं कि जैसे पुराने वाली वीडियो तो आपको कहीं मिल जाए, उनको देख लो, और जो न्यू वीडियो है जो करंट अफेयर में इकोनॉमिक चर्चा में रही है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जैसे आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, तो मुनाल सर फ्री में शायद है ना ये लेसन पढ़ा रहे हैं, 10, 15, 20 जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लेसन है, और जो न्यू करंट अफेयर इकोनॉमिक को लेकर रहा है, तो मुनाल सर अनअकैडमी पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप उनके ऐप पर जाना और मुनाल सर की जो प्रोफाइल है उसमें फ्री लेसन है ना वो देखना, या मुनाल सर की जो वेबसाइट है या टेलीग्राम चैनल है उन पर जाके देखना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप मुझे कोई मैसेज मत करना कि आपके पास कोई लिंक हो तो सेंड करो, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। और आप जानते हो ये चीज़ें इलीगल भी होती है, ऐसे किसी की कोई पेड कोर्स है उसको हम चर्चा में करें यहाँ पे, ठीक नहीं रहता। तो आप थोड़ी समझदारी दिखाना अपनी। और बाकी इकोनॉमिक्स का देखो, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि मुझे हर साल ये होता है कि मोनाल सर की जो वीडियो है ना, यहाँ से जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है, पूरे के पूरे आते हैं, सबसे ट्रस्टेबल है। लोग ये बोलेंगे मोनाल सर का ये प्रोसेस नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ बोलेंगे ये मार्केट में नया है, इसको कर लो, वो कर लो, उस कोचिंग का बढ़िया है, मत करना। केवल एक चीज़ है, इस पर विश्वास करना। और ये कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है कि यार मुनाल सर की वीडियो की मैं क्या करूँ, तारीफ़ करूँ। मुझे तो फ़ायदा मिला है इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे और कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिलता, और न मैं मुनाल सर को पैसे दे रहा हूँ कि मुनाल सर की वीडियो देखने के मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। कोई न तो वो मुझे पैसे दे रहे हैं, न मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी है, सिंपल सी बात ये है कि आप अच्छा क्या है आप जानते हो। वैसे हिंदी मीडियम वाले जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सब जानते हैं कि मुनाल सर की क्या वैल्यू है। ठीक है, एक अच्छे मतलब कह सकते हैं। पहले ये यूट्यूब पर पढ़ाते थे, लेकिन आप जानते हो यूट्यूब पे कोई कमाई नहीं है, तो इसलिए सभी व्यक्ति को अपना घर चलाना होता है। आप जानते हो यार, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, तो उनको अनअकैडमी से जुड़ना पड़ा उस कारण। तो ये चीज़ें चलो यहाँ पे डिस्कस की अच्छी बातें नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे
साइंस और टेक की बात करते हैं, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो जिनका थोड़ा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप एक काम करना, 9th-10th की जो एनसीईआरटी है उनमें वो चैप्टर पढ़ना, जैसे बायोलॉजी वाले चैप्टर जहाँ से यूपीएससी। अच्छा, इसमें एक काम करना, आप 3 साल का थोड़ा यूपीएससी का ट्रेंड देखना क्वेश्चन पूछने का, साइंस में किन टॉपिक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हैं तो वो चैप्टर पढ़ लेना। अब यहाँ पे वो चैप्टर मत पढ़ना जो परमाणु वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, दिमाग खराब हो जाएगा समझ में नहीं आएगा, और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अभी क्या चल रहा है, मतलब जैसे किसको नोबेल प्राइज़ मिले, उनकी जो प्रैक्टिकल स्टडी है उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो संडे को 2 पेज आते हैं साइंस एंड टेक के, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी जैसे नासा ने कोई छोड़ा है मिशन, कोई उपग्रह छोड़ा है या कोई रोवर छोड़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अभी स्पेशली हमारे इसरो को लेकर भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, डीआरडी को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा और भी विज्ञान प्रौद्योगिकी में अभी जैसे हाल ही में कोविड-19 के दौरान वैक्सीन को लेकर ऐसे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साइंस में कैसे क्वेश्चन आएँगे, बिल्कुल आपकी व्यवहारिक जीवन से संबंधित। अभी इंटरनेट में क्या चल रहा है, 5G आ गया तो 5G का क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना, मतलब क्वेश्चन साइंस के जो क्वेश्चन आएँगे बिल्कुल प्रैक्टिकल आएँगे, बिल्कुल सैद्धांतिक नहीं आ सकते कि आपको 5G टेक्नोलॉजी की बिल्कुल टेक्नोलॉजी अंदर जाके पूछेंगे। वो ये पूछ सकते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती है, कितनी इनकी स्पीड हो सकती है, डाउनलोड स्पीड क्या हो सकती है। नॉर्मली प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? जैसे पहले क्वेश्चन एक एग्जांपल लें, साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि पहले जैसे सीएफएल बल्ब है उसका एग्जांपल बोल लिया, बाद में एलईडी आ गया तो एलईडी का पूछ लिया, अभी एलईडी से आगे ओएलईडी आ गया वो पूछ लिया। जैसे पहले इंटरनेट में क्या होता था, इनको ब्लूटूथ से लेकर क्वेश्चन पूछ लिए, ब्लूटूथ के बाद वाईफाई का क्वेश्चन पूछ लिया, वाईफाई के बाद में लाईफाई का क्वेश्चन पूछ लिया। आप समझ रहे हो ना, ऐसे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आप देखना ज़्यादा आएंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्रिस्पर केस हो गया, यानी प्रोटीन जो भी जीन को काट के जैसे उसमें कुछ ऐड करते हैं ना, क्रिस्पर केस 9 वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो उस उनसे जुड़े क्वेश्चन ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और प्रैक्टिकल स्टडी है, तो जो मानव के काम आती है। तो साइंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो आपके काम आता है। और पढ़ने का तरीका भी आपका ये होना चाहिए, न कि सैद्धांतिक नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। यदि आप ये लेसन पढ़ रहे हो तो आपको एक नया आज यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, एक नई अनुभूति होगी किस तरह से हमें एग्जाम निकालनी है। और ठीक है, साइंस डे का हो गया। आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर में दो चीज़ रिसोर्सेज है। कुछ लोग नितिन सिंघानिया को रेफर करते हैं, भाई करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इनको मत पढ़ना, क्योंकि दो चीज़ें पढ़ोगे तो इतना ही स्कोप नहीं है वहाँ पे कि आप दो चीज़ पढ़ गया अच्छे नंबर लाओगे। तो मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैंने नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी है, नहीं मैं रेफर करना चाहता हूँ। मैंने दो चीज़ पढ़ी है, फाइन आर्ट की 2 एनसीईआरटी है 11th-12th की, वहाँ पे गूगल करोगे तो मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सीसीआरटी जानते हो, कल्चरल साइट है गूगल पर, उनमें 3 पीडीएफ है वहाँ पे। मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली देखे हैं, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से और सीसीआरटी की साइट से, है ना। तो मैं नितिन सिंघानिया फिर नहीं रेफर करता हूँ, क्योंकि इतनी मोटी बुक मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी। आर्ट एंड कल्चर के 5-7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन नितिन सिंघानिया से आएंगे। 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो क्यों उसके पीछे हम भागे फिर, है ना। 2-3 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, करंट अफेयर को लेकर। इसके अलावा इन्वायरमेंट सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिंदी मीडियम में इन्वायरमेंट की दृष्टि की अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हो। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप पढ़ सकते हो, शंकर आइस की बुक है ना। शंकर आइस सब जानते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, जो 12th की बायोलॉजी के 4 चैप्टर लास्ट में वो पढ़ना है। एक ओल्ड एनसीईआरटी भी आती है इन्वायरमेंट की, वो जरूर पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है बेसिक सवाल आ गए इन्वायरमेंट से, तो कहाँ जाओगे फिर, है ना। और इन्वायरमेंट की क्वेश्चन ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको पता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट वाली एग्जाम होती है वो भी हमारे साथ ही होती है, प्रीलिम्स दोनों का एक ही होता है। इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि फॉरेस्ट की एग्जाम को भी ध्यान में रखकर ये पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। बाकी जितने भी ये सेगमेंट है, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इनका करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है द हिंदू, इस समय प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप पढ़ रहे होगे, आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। द हिंदू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप द हिंदू आप या स्वयं पढ़ लो, या आपने पहले नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर किसी भी एक को फॉलो कर लेना, ओनली आइस हो गया, या कोई आपको जो अच्छा लगता है ना, ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे इनका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनसे आप कर लेना। इसके अलावा मंथली मैगजीन तो अब समय नहीं है कि आप मंथली मैगजीन उठाओगे। जिन्होंने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप एक काम कर सकते हो, इस समय जो भी पीटी 365 आई किसी की मैगजीन की, जैसे विजन की आती है, अच्छी आती है ना, पीटी 365 आती है, बहुत अच्छी आती है। मैं दोनों पढ़ता था इनसाइट को, लेकिन क्या करता था, थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ता था, कि जो मैंने विजन से पढ़ लिया, जो इनसाइट में आ रहा था उसको छोड़ देता था, इनसाइट में क्या नया थोड़ा सा ऐड कर लेता। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होगी, इस समय मार्केट में हज़ारों आपके पास करंट अफेयर के पीटी 365 आएगी। आपको सिलेक्टिव होना है कि आपको जैसे एक कोई ये करना है कि विजन 365 के लिए सफिशिएंट है, या आपको लगता है थोड़ा इन्वायरमेंट का, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का, या किसी और चीज़ का थोड़ा सा वैल्यूएट कर सकते हैं, तो इनसाइड की जो विजन, इनसाइड की जो आती है ना, पीटी 365 आएगी, अभी हिंदी में भी आएगी साल शायद, है ना।
इंग्लिश में पहले आती थी, मैं इंग्लिश वाली को प्रिपेयर करता था आराम से। क्या होता है उसमें फेक टाइप 40-50 पेज है, वो फेक चोल है एकदम, उनको रट्टा मार लिया, ठीक है, काम आ जाती है कई बार, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में कई बार सीधे सवाल भी आते हैं कई, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें आप मंथली मैगजीन उठाओगे 10-12 महीने की, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप बर्डन पालोगे अपने आप पर। तो पीटी 365 ही ठीक है ना। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपको शुरू से लेकर मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कौन सी, रिसोर्स को लेकर होगी। कोई और कोई आपका हो कि कोई कमेंट डालना हो कि उस पर हम बात कर सकते हैं, आपका कमेंट हो तो। बाकी जैसे अगला ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कौन से देखने हैं, तो 95 से 2020 यानी 2020 तक करना है। देखो हिंदी मीडियम में जो सोल पेपर है अरिंद का थोड़ा अच्छा है, और इसमें यहाँ पे जो मुन्नाल सर ने दिशा वाला निकाला है अच्छा नहीं है। उनके जो जो आंसर की एक्सप्लेनेशन होती है अच्छी नहीं लगी मुझे। यहाँ पे बिल्कुल रेफर नहीं करूँगा कि आपको यहाँ पे मुंडाल सर का रेफर करूँगा, दिशा वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों, मत लाना। मेरे पास पड़ा है, छुआ भी नहीं है मैंने। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यथार्थ जो चीज़ है वही बता रहा हूँ। तो अरिहंत का ठीक है, उसमें हाँ कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत अच्छी है। और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हो तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीसी में बार बार रिपीट भी होते हैं, तो ये देख लेना। एक और दृष्टि का आप देख लेना, दृष्टि का ठीक आया हो तो दो में से एक लेना, या तो दृष्टि लेना या अरिंद लेना। मुझे पूछो, मेरी राय पूछो, मैं अरिंद को रेफर करूंगा, मैं वही पढ़ता हूँ तो वही रेफर करूंगा। इंग्लिश मीडियम वाला कौन सा रेफर करते हैं, विशाल का आता है एक, विशाल का न्यू विशाल या विशाल का एक आता है, जो कि प्रीलिम्स के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, आप उसको रेफर कर सकते हो। कोई एक सोल्व पेपर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आप 3 साल के यूपीसी की साइट पर जाना, प्रीलिम्स के पेपर निकालना, निकाल के उनको हर एक सेक्शन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक का एक रफ कॉपी लेना, उनमें अलग अलग बॉक्स बनाना, और एक ट्रेंड फाइंडिंग करना कि यूपीसी किस दिशा में जा रहा है, यूपीसी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि ये आपने कर लिया, आपको प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला, नहीं रुकने वाला, सॉरी, किसी हालत में नहीं रुकने वाला है। आपको एक कोशिश करनी है कि 3 साल का ट्रेंड फाइंडिंग करना है कि यूपीसी साइंस टेक में किस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। और यदि ऐसा नहीं किया तो संभावना बनेगी कि आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स में डाउट हो सकता है। तो वैसे ऐसा वीडियो कैसा करना है मैं एक लेके आऊँगा, 1-2 दिन में बनाता हूँ। आपकी यदि डिमांड होगी कि आप 3-4-5 सालों के थोड़ा ट्रेंड हमें बता दो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीसी प्रीलिम्स में। जैसे साइंस टेक का हमने एग्जांपल दिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आपकी जो नई स्टडी है, नोबेल प्राइज़ वगैरह वहाँ से आ रहे हैं, कि जो भी नई स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह ये वहाँ से आ रहा है, डीओडीएस से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ट्रेंड फाइंडिंग करना है कि जैसे ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैपिंग वाले, करंट अफेयर मैपिंग के आ रहे हैं, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो चर्चा में रह रहे हैं, या राजव्यवस्था पॉलिटी को लेकर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। फोकस एरिया आपको फाइंडिंग करना है। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज। अभी रिवाइज की बात आती है, कितना रिवाइज करना चाहिए, जितना आपके पास समय है, 5 बार, 2 बार, 4 बार, 3 बार, 10 बार, जो आपकी मर्जी है। सफलता तो यहीं छुपी है, कितना रिवाइज करते हो, कितना आपका मन कहता है कि मुझे बार बार नई चीज़ पढ़ने के बजाय बार बार रिवाइज करनी है। जो रिवाइज करेगा असल में निकालेगा वही, ठीक है। तो ये आपका अच्छा हो गया है मामला। और क्या कर सकते हो, यूपीसी की साइट पे जाना, ठीक है, यूपीसी की साइट पे जाना, और यहाँ पे जैसे इस साल जो एग्ज़ाम लगा है, सीएपीएफ का लगा है अभी, है ना, सीडीएस का भी लगा होगा, एनडीए का लगा होगा, या और कोई एग्जाम होगी जिनमें आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारे क्वेश्चन में रिलेट करते हैं। करंट अफेयर क्या हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इनके हो गया। यहाँ से एक आपको एक मेथड मिलेगा कि इस साल यूपीसी के पेपर कैसे बन रहे हैं, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कोविड-19 के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैक्सीन के कोई क्वेश्चन आ रहा है, या कोई और चीज़ें चर्चा में रह रही है। यहाँ से यदि आपका लक अच्छा हुआ तो 4-5 क्वेश्चन हूबहू डायरेक्टली यूपीएससी की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हूबहू नहीं होते तो उनके आसपास वाले होंगे। आप जानते हो पेपर सेट करने वाला कोशिश करता है, जो पेपर बनाता है, कि जैसे किसी को ज्योग्राफी के पेपर सेट करने के लिए बोला गया है कि आपको सीडीएस सीपी बाईस के सेट करने इस साल, तो उसका माइंड सेट क्या होगा अपनी फाइल रखता होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में मुझे ये पूछना है, यहाँ से इस टॉपिक से एनडीए में सीडीएस में ये पूछना है। तो एक हिंट आपको मिल जाता है कि संभावना रहती है इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं ऐसा करता हूँ, फ़ायदा मिलता है। यही सी चीज़ें हो, सिंपल चीज़ें। तो टेस्ट सीरीज की हम बात कर चुके हैं, 2 टेस्ट सीरीज आप देख लेना। गिव टाइम टेस्ट इन प्रॉपर मैनर, 2 घंटे में देना है, 2 घंटे बाद में उसमें क्या करना है, 2 घंटे आराम से बैठ के देना, फिर 5-10 मिनट रिलैक्स करना, ठंडा पानी पीना, ठीक है, आराम से नाश्ता वास्ता करके फिर 2 घंटे दोबारा बैठने हैं, ठीक है, कि आपने जो क्या किया है उस टेस्ट में, क्या आपका प्रदर्शन मायने नहीं रखेगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, कोई मायने नहीं रखता। आपका 10 स्कोर आता है या 200 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 आ रहा है, 150 आ रहा है, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। करना क्या है, आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, ये देखना है कि ये क्वेश्चन आपने सही क्यों किए, गलत जो किए गलत क्यों किए, उनकी एक डायरी मेंटेन करना। यदि ऐसा कर लिया तो हर एक के 110 प्लस 120 प्लस स्कोर होगा जो ऐसा करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। टेस्ट एनालिसिस हो गया, फाइंड योर वीकनेस हो गई, बात कर चुके हैं। डेली एमसीक्यू की बात आती है। इनसाइट पे क्या होगा, जैसे अभी तो 5 या 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे,
ट्रेडिशनल और करंट अफेयर को वाइज क्यूज होती है ना, अब यदि किसी को आपको क्यूज करनी हो तो इस चीज़ पर भरोसा कर सकते हो डेली बेसिस पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अभी क्या करेगा, जैसे 90 दिन बचे हैं तो 60-50 दिन बचेंगे, तो प्रीलिम्स के लिए इंसाइट क्या करेगा, 55 डेज का एक प्लान लेके आएगा फ्री में। 55 डेज का हो गया, 60 डेज का हो गया, देख लेना अभी थोड़े दिन में आने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेली वाइज इंसाइट क्या करेगा, 25 क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है कि डेली बेसिस पर हम, चाहे आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी क्यूज आ रही है 25 क्वेश्चन की आपको अटेम्प्ट लेना है। उसमें फिर स्कोर आएगा तो मज़ा आएगा कि यार मेरा इतना स्कोर आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, ये गलतियाँ की आपने। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो उनका आंसर होता है उनमें जो अच्छी चीज़ें होती है ना, अपनी जो आपने गलतियाँ की उनको अपनी डायरी में नोट कर लेना कि हाँ ये यहाँ यहाँ से कुछ बन सकता है। तो 50 दिन आपकी इतनी शानदार MCQ की तैयारी हो जाएगी, आपका एक माइंड इतना अच्छे से वर्क करेगा कि जैसे MCQ क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आपके पास ये एलिमिनेशन करने का अच्छा होगा कि ये हाँ ये स्किप हो गया वो हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। सिंपल चीज़ ये हो गई है ना। और क्या हो सकता है कि जैसे आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो क्वेश्चन जैसे आपका पेपर होता है उसमें आप कोशिश करो कि 85 प्लस तो अटेम्प्ट लो, जिनको 90 प्लस जाना जा सकते हो, जिनको 100 लेना जा सकते हैं, ये तो मज़ेदार चीज़ है। जो बहादुर होते हैं वो ऐसा करते हैं, टॉपर्स भी ऐसा करते हैं। मैंने भी ऐसा किया कि 85 90 95 तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना अपन खेलेंगे ना उतना ही फ़ायदा है, जितना ही संभावना बढ़ेगी। इसमें जैसे क्वेश्चन गलत होने सही होने की संभावना की यदि बात करें तो सही संभावना ये होगी कि आपका मार्क्स पॉजिटिव होगा। कुछ स्टूडेंट 60-70 अटेम्प्ट लेते हैं, उनका हाल आप जानते हो, अपने पड़ोस में भी देखना, आपने भी ऐसा किया होगा। तो क्या होता है कि आपके 10-20 गलत होते हैं, आप बाहर हो गए, कट ऑफ से ही बाहर हो गए। जैसे आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, अब वहाँ पे ये कि आपके 50 ही सही हो गए। ठीक है, 20 तो ये गए, तो 50 में से कितना काटोगे, और 10 वाले ये और गए, 4-5 और घटाओ, तो 45-46 क्वेश्चन बचेंगे। तो कट ऑफ मान के चलो कि 50 क्वेश्चन पर रहता है, तो आप बाहर हो गए 2-4 क्वेश्चन से। अब अटेम्प्ट लेना आपको कि आपने 85 अटेम्प्ट लिए, ठीक है, आपके 60 सही हो गए और गलत कितने हो गए, 25 गलत हो गए आपके। ठीक है, माइनस वाले 25 हो गए, तो 60 में से फिर माइनस मार्किंग करेंगे, 8 3 24, 8 और जाएंगे तो कितना बच रहा है, 50 52 तो बच रहे हैं कम से कम। ये मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना क्यों ज़रूरी है। आपने अटेम्प्ट लिए, जैसे 100 अटेम्प्ट लिए, ठीक है, इनमें से आपके मानो कि कितने मान सकते हैं हम, लगभग 70 मानो, एक बार 70/30 वाला हो गया। ठीक है, तो 70 सही हो गए आपके, 30 गलत हो गए, तो 10 और घटा दो, 60 बच के आपके, तो स्कोर आ जाएगा आपका 120। तो ये होता है, जैसे आपका 65 आपका सही है, और जैसे आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, 90 में से 65 आपका सही है, राइट है, और गलत कितना हो गया आपका, 25 गलत हो गया ना। 65 में से 25 गलत हो गया, तो इनमें से 8 घटेंगे जब, तो आपको वही स्कोर होगा, 55 56 क्वेश्चन काट पीट के 57 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे। तो ये सिखाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना क्यों जरूरी है। और ये चीज़ आप अप्लाई कहाँ करोगे, सीधा एग्जाम में तो नहीं करोगे। अप्लाई कहाँ करोगे, अप्लाई करोगे आपके मॉक टेस्ट में, तभी ज़्यादा इसका इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये करना कि इसमें वो स्टेटमेंट जैसे वो होते हैं ना, सभी सही होते हैं, या इसके बिना मतलब ये तो हो गया होगा, मतलब ऐसे स्टेटमेंट फाइंडिंग करना जहाँ पर क्या होता है कि ट्रिक्स लागू होती है कि एक्सट्रीम जो बात कह रहा है कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या मतलब ये सभी ऐसा हो सकता है, या इन सब से ये होता है। मतलब आप जब क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर के, तो इनमें देखना जो ज़्यादा चरम बातें कर रहा है तो वैसे स्टेटमेंट सही होने की संभावना थोड़ी कम होती है। एलिमिनेशन उनको कर देना, तो उससे आपके जो क्या होता है, बहुत आसान होता है उन क्वेश्चनों को करने का। और भी बहुत सारी ट्रिक होती है, हम कोशिश करेंगे एक लेसन ट्रिक पे बनाई जाए। लेकिन चूंकि ट्रिक पर मेरा विश्वास कम होता है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, वैसी चीज़ें नहीं हो तो फिर गाली निकालोगे। तो ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती है, खुद अपनी ट्रिक खुद फाइंडिंग करो। आप एक और पेपर लेकर देखना, जैसे साइंस के क्वेश्चन में क्या ट्रिक लागू होती है, अभी तक लागू होती है। जैसे साइंस के 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से 9 क्वेश्चन में ये संभावना रहती है कि उनके आंसर क्या होता है, सभी सही है, मतलब आल आल सही होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सभी हर साल लागू हो। मैंने लेकिन ज़्यादातर लागू होती है कि साइंस के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ जो स्टेटमेंट होते हैं ना, कि ऐसा भी होता है, हाँ इससे ये भी होता है, हाँ इससे ये भी होता है। अच्छा, जो मे बी वाले होते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी वाले, उनके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को सही मत मान लेना कि साइंस टेक में ऐसा लागू होता है, नहीं होता भाई। आपका अपना जो IQ है, अपनी जो अभिरुचि है, वो उसका इस्तेमाल करना, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन कैसे होते हैं। वैसे ट्रिक्स को लेकर लोग बनाते हैं ऐसी वीडियो, बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो चलते हैं यूट्यूब पर। उस पर विश्वास उतना मत करना, विश्वास उस पर करना जो आप खुद करके आए हो। ठीक है, आप खुद यदि मॉक टेस्ट में ऐसा कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन देखना कि उस क्वेश्चन में आपको लगता है कि बार बार ये चीज़ें काम आ रही है, बार बार आपको लग रहा है ये चीज़ें गलत हो रही है, बार बार ये सही हो रही है, तो उस ट्रेंड को आप खुद फाइंडिंग करो। सबसे बढ़िया तो ये है ना। आप उन चीज़ों पर विश्वास मत करना। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे, सर आप ये ट्रिक्स वाले ये बताओ। नहीं, कोई मेथड नहीं है हमारे पास, सिंपल सी बात है, खुद करके सीखो, यही सबसे बढ़िया फार्मूला है। तो ये हो गया हमारा जीएस फेस्ट का पूरा मामला बन चुका है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको सी सेट में दिक्कत है, लेकिन जो बहादुर है, जो ये सोच लेगा आज से ही कि मुझे सी सेट में फेल नहीं होना है, आज 90 दिन 100 दिन हमारे पास है, सफिशियंट है। क्या कर सकते हो,
प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहले देखना, 10 साल के पेपर निकालना। उसमें ये देखना कि आप कंफर्टेबली स्कोर 100 प्लस कर पा रहे हो, तो कोई आपको टेंशन नहीं है। और जिनको ये दिक्कत है कि जिनका स्कोर 70-80 हो रहा है या 50 के आसपास आ रहा है स्कोर, उनको संभलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अब ना कि मैं तो रीजनिंग सीखनी, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वाले या 1000-2000 में कोई कोचिंग करनी पड़े, कहीं मैथ सीखनी पड़े, सीख लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000-1500 रुपये या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब है ना। और पैसेज का मैं चला रहा हूँ अभी, आप मेरे लेसन देखना, प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। या मतलब पैसेज का आप देख लेना, मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना जहाँ पर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात की गई है, ठीक है। या आई बटन में देख लेना कि इसी सेट के जो मैं लेसन बना रहा हूँ उसमें पैसेज कैसे सोल्व करना है, शानदार रणनीति है मेरे जो सीखने की। हिंदी मीडियम को तो ये करना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चा क्या, उसके पास दो ऑप्शन है, पैसे सोल्व करने पड़ेंगे, दूसरा क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग सोल्व करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग तो आप अपनी निकालो यार, जितना समय दे सकते हो रीजनिंग में, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करो। थोड़ा ये होता है कि हम कई दिनों से मैथ और रीजनिंग नहीं करते तो माइंड थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाता है। तो अभी ये समय आ गया, कुछ क्यूज वगैरह निकालो, कुछ सुडोकू जो होती है मैथ वाली रीजनिंग वाली वो निकालो, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो इजीली आप क्या करोगे, रीजनिंग के सवालों को भी जल्दी करने लग जाओगे। और पैसेज में तो एक फिक्स फार्मूला है दोस्तों, आप मेरी 2 लेसन देखना जो सी सेट के मैंने बनाए हैं, ठीक है। आई बटन में दे दूंगा, आप ऊपर देखना, सजेस्ट वीडियो में मिल जाएंगे, या लेसन के एंड में भी आपको मिल जाएगा, या सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएंगे। तो सी सेट में तो ये करना है कि आपको 10 साल के पेपर निकालने हैं। इसके अलावा 1995 से 2011 के बीच में जो अपने जीएस के पेपर आते थे उसमें भी 25-30 क्वेश्चन सी सेट के मैथ रीजनिंग के आते हैं। ये क्वेश्चन निकालना यूपीसी यहाँ से उसी बेस्ड पर नए क्वेश्चन बनाता है या वहाँ से रिपीटेशन है। इसके अलावा 2-4 टेस्ट देके देख लेना फ्री वाले, कहीं मिल जाए कि हाँ कंफर्टेबल होने के लिए। आपका स्कोर 100 प्लस जा रहा है तो चिंता मत करना, ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और मेरा सी सेट का स्कोर 130 भी आया है, और मेरा स्कोर लास्ट ईयर 19 वाले में 69 भी आया, यानी 2 नंबर से बचाऊँ सी सेट में। तो क्यों बचाऊँ कि 2-3 साल से मुझे ऐसा लगा सी सेट तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन पेपर का नेचर क्या हो रहा है, पेपर का नेचर डेंजर हो रहा है भाई, ऊपर जा रहा है आजकल ग्राफ, है ना, कि सी सेट में भी टफ आने लगा है। तो अब सीरियस लेना पड़ेगा, कि मैं भी अब सीरियसली लेता हूँ, उसको पढ़ने लगा हूँ। तो लास्ट ईयर बाल बाल बचाऊँ, लेकिन आप ये सोचो कि मेरा सी सेट के कारण प्री रुक जाता तो मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता। यानी जो मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला है इंटरव्यू तक पहुंचने का, वहाँ की नई चीज़ें सीखने को मिली है, ठीक है, तो वही नहीं मिल पाता। तो आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन सी सेट में फेल हो गए तो उनकी सिलेक्शन होने की संभावना खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, सी सेट को भी सीरियस लेना है। तो मेरे हिसाब से ये एक शानदार रणनीति है 100 दिन की। फिर भी आपके कोई डाउट वाले क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालना, जेन्युइन क्वेश्चन जो होंगे उनके जवाब दूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको अभी मतलब अटेम्प्ट अगले साल देना है, 2022-23 में देना है। तो आप मेरे मेंस के जो वीडियो है अभी, है ना, मैंने लेसन निबंध की बना दी है। आप यहाँ पे चिंता मत करो कि आपके कौन चेक करेगा, कोई नहीं चेक करेगा, खुद को चेक करना है कि आप जो भी ऐसे लिखते हो, जैसे मेरे वाले ऐसे मैच करना, वही ऐसे आप लिखना, फिर मेरे वाले से मैच करना, आपको पता चल जाएगा। अब मेरे पास इतना अभी स्कोप नहीं है कि आप सभी कितने मतलब अपना, अभी यूट्यूब पर 6000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबके मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। आप जानते हो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एग्जाम देनी है, तो इतना समय तो मेरे पास नहीं कि मैं सबका चेक कर पाऊँ या किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव कर पाऊँ। तो ये तो नहीं कर पाऊंगा, चेक वाला तो नहीं बैठेगा कि हम टेलीग्राम चैनल बनाएं इतना, फिर आप जानते हो फिर मामला बिगड़ जाता है, बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि ये चैनल में पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया मैंने, ये बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइड के लिए। जो न्यू एस्पिरेंट है उनको सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए, कौन सा क्या पढ़ना है, कैसे छोड़ना है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम टेलीग्राम चैनल पर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम नहीं चला सकते, इस बात को आप सच्चाई मानना, क्योंकि इतना स्कोप यहाँ पे नहीं है। कैसे करना है इतना बता सकता हूँ कि जो मैंने किया है, कि मैंने अपनी कॉपियाँ कहीं नहीं दिखाई, किसी को नहीं दिखाई। आप जिनके पास स्कोप है कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो विजन आईएएस मेंस की टेस्ट सीरीज अच्छी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर सकते हैं ऐसा। अब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मार्केट से उठाओ, मॉडल आंसर लाओ, लिखो, खुद उनसे मॉडल आंसर से चेक करो, अपने दोस्तों को आसपास दोस्तों से दिखाओ, सफिशिएंट आइडिया, दोनों बराबर काम करता है। जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उसके समकक्ष से ही काम करेगा। लेकिन इतना आप में डेडिकेशन अनुशासन होना चाहिए कि मार्केट से उठा के लाई टेस्ट सीरीज को आप घर बैठ के आराम से उसको लिख पाओ, ठीक है। ये अनुशासन आप में होना चाहिए, बराबर काम करता है। करना क्या है, टॉपर्स की जो कॉपी है ना, जैसे इथिक्स में टॉपर्स में कोई हिंदी मीडियम में रवि से आ गए, या ऋचा रत्नम है, या शैलेंद्र इंडोली है, उनकी कॉपियाँ देखना, आपको विजन और दृष्टि इस पर मिल जाएगी। वो टेस्ट जो आपने उन्होंने लिखे इथिक्स के, ये जीएस के तीनों पेपर के लिखे हैं, निबंध के लिखे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप लिखो घर पे, है ना, फिर उनसे मैच करो, अपने आप पता चल जाएगा। आप किसी को दिखाते हो तो वो सामने वाला पता नहीं कैसे आपका चेक करेगा, ईमानदारी से करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप तो अपने प्रति ईमानदार बन सकते हो ना, ये एक आइडिया मिल सकता है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप क्या करोगे, वही टॉपर्स की कॉपियाँ देखना, विजन आई इस पे जाना, जी इस स्कोर पे जाना, वहाँ पे अच्छी टॉपर्स की कॉपी है उनको देखना। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कैसे हमें चलना है। तो ये लेसन पसंद आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, आने चाहिए, अच्छे लेसन है। तो मुझे भी मोटिवेट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे लिए भी कुछ कर रहे हो। तो उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।